हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जी के प्रैक्टिस में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव टॉप 1500 स्टैटिक जीके एमसीक्यूज का सेट 1। इन वीडियोस में हम हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टैटिक जीके क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। तो वीडियो को स्किप करे बिना एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियोस आपके एसएससी, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट का काम करते हुए आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। Where is the word स्तूप first mentioned? स्तूप शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद। स्तूप शब्द का सबसे पहला वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद स्तूप का उल्लेख अथर्ववेद, वज्र सत्व संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। इसके अलावा स्तूप का जिक्र ब्राह्मण टेक्स्ट से लगभग 25 ग्रंथों में भी पाया जाता है। ऋग्वेद के अनुसार स्तूप का मतलब है एक उठा हुआ ढेर, यानी मिट्टी, पत्थर या किसी वस्तु का जमा हुआ गुच्छा। बाद में बुद्ध धर्म ने स्तूप शब्द को गुंबद आकार का धार्मिक स्मारक के लिए अपनाया। स्तूप शब्द से आपको सांची स्तूप याद आ रहा होगा, जो मध्य प्रदेश में है और इसे सबसे पुरानी और सबसे प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट माना जाता है। सांची स्तूप को 200 रुपए के नोट पर भी दर्शाया गया है। ये भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। आइए अब अन्य महत्वपूर्ण स्तूपों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यूपी के सरनाथ में स्थित चौखंडी स्तूप में बुद्ध की अपने प्रथम शिष्यों से भेंट हुई थी। सरनाथ में ही स्थित धामेक स्तूप पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था। बिहार के केसरिया स्तूप को वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप के रूप में जाना जाता है। बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि स्तूप पर गौतम बुद्ध को निर्वाणा यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यूपी के कुशीनगर में स्थित परिनिर्वाण स्तूप में बुद्ध महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त हुए। बिहार के बोध गया के पास स्थित है सुजाता स्तूप, जो सुजाता को समर्पित है, जिन्होंने गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले खाना खिलाया था। तो ये सारे स्तूपों के नाम, इनका लोकेशन और इनसे जुड़ी सिग्निफिकेंस आपको याद रहना चाहिए। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। हु इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर लिखी गई ये कविता लाइट ऑफ एशिया के रचिता हैं एडविन अर्नोल्ड। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास स्थित लुम्बिनी गांव में 563 बीसी को हुआ था। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ और वो राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। गौतम बुद्ध की शादी 16 साल की उम्र में यशोधरा से हुई थी, जो शाक्य वंश के राजा सुप्पा बुद्ध की पुत्री थी। सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र का नाम था राहुल। 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध ने घर का त्याग कर दिया था। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है और इसका प्रतीक है घोड़ा। तथागत गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम है, जिसका अर्थ होता है जो सत्य को प्राप्त कर चुका हो। बुद्ध को 35 साल के उम्र में बिहार के बोध गया में एक पीपल पेड़ के नीचे ध्यान यानी मेडिटेशन करते हुए निर्वाणा यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब चलते हैं अगले सवाल पर। Where did Buddha give the last sermon before his महापरिनिर्वाण? महापरिनिर्वाण के पूर्व बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर है कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित परिनिर्वाण स्तूप में दिया था। इसके बाद कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बुद्ध तीर्थस्थल बन गया। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ गौतम ने राजसी जीवन का त्याग कर दिया और कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। लगभग 6 साल की कठिन साधना के बाद उन्होंने बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सरनाथ के धामेक स्तूप में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी को बुद्ध का निधन काशीनगर में हुआ। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। When was the first railway line started in India? भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है 1853। भारत में पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 में शुरू की गई थी और ये मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच चालू हुई थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौसी, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन रेलवेज भी कहा जाता है। इस रेलवे लाइन की लंबाई थी लगभग 34 किलोमीटर और इसका ऑपरेटर था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इस ट्रेन को 3 लोकोमोटिव्स द्वारा चलाया गया था और इन लोकोमोटिव्स के नाम थे साहब, सुल्तान और सिंध। लेकिन भारत का पहला फ्रेट ट्रेन यानी पहली मालगाड़ी मद्रास में 1837 को चलाया गया था। ये भी याद रखिए। इसके अलावा इंडियन रेलवेज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारत का पहला स्टीम इंजन 1895 में अजमेर वर्कशॉप में बनाया गया था।
और भारत का पहला मेट्रो रेल सिस्टम कोलकाता में 1984 में शुरू किया गया था। अब चलते हैं अगले सवाल पर। पुलिकली इज ए फोक डांस फॉर्म ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट? पुलिकली लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। पुलिकली केरल की एक लोक नृत्य कला है। पुलिकली को टाइगर डांस भी कहा जाता है। पुलिकली एक मनोरंजक स्ट्रीट फोक डांस है जो ओणम के चौथे दिन पर परफॉर्म किया जाता है। मलयालम भाषा में पुली का मतलब होता है बाघ या तेंदुआ और कली का मतलब होता है खेल। इसलिए पुलिकली का अर्थ होता है बाघ का खेल। ये लोक कला मुख्यतः केरल के थिरसूर जिले में देखी जाती है। इस नृत्य का मेन थीम बाघ का शिकार होता है, जिसमें कुछ कलाकार बाघ बनते हैं और कुछ शिकारी का रोल निभाते हैं। पुलिकली नृत्य की शुरुआत कोचीन के महाराज राम वर्मा सक्थान थम्पुरन ने करवाई थी। अब केरल के ओणम फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। ओणम केरल का एक प्रसिद्ध फसल त्योहार है जिसे अगस्त से सितंबर के बीच मनाया जाता है और इसे राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। केरल से जुड़ी दो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। इसके अलावा केरल के फोक डांसेस में शामिल हैं कुम्मात्तिकली, कोलकली, पदियानी, ओटमथुल्लल और कई कुट्टिकली। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अंगामी लैंग्वेज इज स्पोकन इन व्हिच स्टेट? आपको बताना है अंगामी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड। अंगामी भाषा नागालैंड की एक ट्राइबल भाषा है। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। नागालैंड में कई ट्राइबल भाषाएं बोली जाती हैं जैसे कोनियाक, छेंग, लोथा, होम, सेमा, अंगामी, आओ और रेंगमा। अंगामी भाषा तिबेतो बार्मन भाषा परिवार से संबंधित है। नागालैंड में कुल 17 ट्राइब्स के लोग रहते हैं और नागालैंड में डिस्ट्रिक्ट्स भी 17 ही हैं। नागालैंड का फॉर्मेशन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। इसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड अपना बॉर्डर असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से शेयर करता है और इसका इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार से लगता है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती, जो किफरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स का उपनाम दिया गया है और यहाँ पर हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर के 1 से 10 तारीख तक मनाया जाता है, जो कि काफ़ी फेमस है और दुनिया भर से टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करती है। अब देखते हैं अगला सवाल। वेयर इज द एंशियंट सेंट थॉमस चर्च लोकेटेड? सेंट थॉमस चर्च कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। प्राचीन सेंट थॉमस चर्च केरल में स्थित है। ये चर्च 1598 में पुर्तगाली शासकों द्वारा बनवाया गया था। सेंट थॉमस चर्च का निर्माण गोथिक आर्किटेक्चर शैली में किया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। द शोर टेम्पल विच इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मान्यता प्राप्त शोर टेम्पल किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। शोर टेम्पल एक प्रसिद्ध यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो तमिलनाडु में स्थित है। शोर टेम्पल एक स्ट्रक्चरल टेम्पल है जो ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है और इसका निर्माण 8th सेंचुरी एडी का माना जाता है। शोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स सहित ममलापुरम के सभी स्मारक और मंदिरों को 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ममलापुरम को महाबलीपुरम भी कहा जाता है। ये समुद्र तट पर 7th सेंचुरी के बने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और ये तमिलनाडु के कांचीपुरम जिला में स्थित है। इस मंदिर का नाम शोर टेम्पल इसलिए पड़ा क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के किनारे स्थित है। शोर टेम्पल का निर्माण राजासिम्हा के शासनकाल में हुआ था, जिनका अन्य नाम नरसिम्हा वर्मन सेकंड था। ममल्लपुरम को 16th सेंचुरी के यूरोपियन यात्री 7 पैगोडास के नाम से जानते थे। ये मंदिर रॉक कट और फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल दोनों शैलियों का मिश्रण है। चलते हैं अगले सवाल पर। आइडेंटिफाई द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। आपको बताना है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेरी-बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी डिसीज होता है। विटामिन B1 का केमिकल नाम है थियामाइन। विटामिन B1 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये विटामिन ताज़े फलों, शकरकंद, आलू, मटर, गेहूं, दूध, बीन्स, खजूर, सी फूड्स, मांस, सीरियल्स और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन B1 ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी रिलीज करने में मदद करता है। आइए अब अन्य विटामिन्स के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जिनमें शामिल हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, और दूसरा है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, जिनमें शामिल हैं विटामिन ए, डी, ई और के। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए की कमी से हाइपर केराटोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस
और केराटोमालाशिया जैसी बीमारी होती है। विटामिन ए के सोर्सेस हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले पाके फल, अमरूद, दूध, लीवर, बादाम, टमाटर, संतरे, गाजर, ब्रोकोली और तरबूज। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिसीज होता है, जो मसूड़ों में होने वाली रोग है। विटामिन सी के सोर्सेस हैं ताज़े फल, ब्लैक करंट, ब्रोकोली, गोट मिल्क और चेस्टनट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या ओएस्टोमलेशिया होता है। विटामिन डी के सोर्सेज हैं मछली, अंडा, लीवर, बीफ और चिकन ब्रेस्ट। इसके अलावा विटामिन डी आपको सनलाइट से भी मिलता है। विटामिन ई की कमी से हेमोलाइसिस और स्टेरिलिटी यानी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होती है मेल्स में। विटामिन ई की सोर्सेज हैं आलू, कद्दू, अमरूद, आम, दूध, बादाम और सीड्स। विटामिन के की कमी से हेमोरेज होता है। इसकी सोर्सेज हैं टमाटर, ब्रोकोली, चेस्टनट्स, काजू, बीफ, आम और अंगूर। इसके अलावा विटामिन के हमारे इंटेस्टाइन में ऑटोसिंथेसाइज भी होता है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होने वाले डिसीज के बारे में जान लेते हैं। विटामिन बी टू की कमी से अरिबोफ्लाविनोसिस होता है। विटामिन बी थ्री की कमी से पेलेग्रा होता है। विटामिन बी फाइव की कमी से पैरेस्थेसिया होता है। विटामिन बी सिक्स की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन बी सेवन की कमी से होता है डर्माटाइटिस और गैस्ट्रोएंटेराइटिस। विटामिन बी नाइन और बी ट्वेल्व की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ये सारे डिटेल्स आप अच्छे से नोट करिए, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही टॉप 1000 टू 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से लेकर आते रहेंगे, जिससे आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों अच्छे से हो जाएगा। तो अब चलते हैं आगे। Which of the following body parts is directly affected by the disease called jaundice? पीलिया या जॉन्डिस होने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है लीवर यानी यकृत। जॉन्डिस में लीवर प्रभावित होता है। इस रोग में बाइल पिगमेंट्स जमने के कारण त्वचा और आंखों का रंग पीला पड़ जाता है। अब कौन सा डिसीज इस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, आइए जान लेते हैं। आर्थराइटिस जॉइंट्स या जोड़ों का रोग है। कैटरेक्ट आंखों से रिलेटेड रोग है, जिसे आम भाषा में आंखों पर जाली पड़ना भी कहते हैं। डायबिटीज पेनक्रियास से रिलेटेड बीमारी है। अच्छा, ये पेनक्रियास क्या है आपको पता होना चाहिए। पेनक्रियास हमारे शरीर का एक इंटरनल ऑर्गन है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में डाइजेस्टिव एंजाइम्स और एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में इंसुलिन और ग्लूकागोन जैसे हार्मोन्स उत्पन्न करता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। मलेरिया होने पर स्प्लीन पर इफेक्ट होता है। स्प्लीन क्या है? ये भी हमारे शरीर का एक इंटरनल ऑर्गन है जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ब्लड फिल्ट्रेशन और रिसाइकलिंग और ब्लड रिजर्वेयर के रूप में भी काम करता है। ग्लाउकोमा और कंजक्टिवाइटिस ये दोनों आंखों से रिलेटेड बीमारी है। जॉन्डिस लिवर को अफेक्ट करता है। रिकेट्स होने पर हड्डियां वीक हो जाती है और छोटे बच्चों में स्केलेटल डिफॉर्मिटीज भी देखने को मिलता है। ओटाइटिस कान में होने वाली बीमारी है। न्यूमोनिया में आपको पता ही होगा लंग्स यानी फेफड़ों पर इफेक्ट होता है। पोलियो लेग्स को इफेक्ट करता है। पायरिया दांतों और मसूड़ों में होने वाली बीमारी है। ट्यूबरक्लोसिस लंग्स को इफेक्ट करती है। टाइफॉइड इफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को। और हेमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड बीमारी है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ दिस वर्ड्स रेफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स? इनमें से कौन सा शब्द घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? इसका सही जवाब है काइनोलॉजी। काइनोलॉजी का मतलब होता है घरेलू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन। अब बायोलॉजी की कुछ अन्य शाखाओं के बारे में भी जान लेते हैं। ऑप्थल्मोलॉजी आंखों की संरचना, कार्य और बीमारियों का अध्ययन है। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी से जुड़ी टेक्नोलॉजी के स्टडी को कहते हैं। सॉइल बायोलॉजी मिट्टी में रहने वाले जीवों का अध्ययन होता है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों के स्टडी का नाम होता है। फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। समुद्री जीवों के अध्ययन को मैराइन बायोलॉजी कहते हैं। हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ओटोराइनोलरिंगोलॉजी, वाह क्या नाम है, बोलने में जीभ टेढ़ा हो रहा है, लेकिन ये कान, नाक और गले का अध्ययन है। एल्गे से रिलेटेड स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश हुज नंबर इज करंटली 11। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश में स्थित है, जिनकी वर्तमान संख्या 11 है। क्या ये स्टेटमेंट सही है?
जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व स्थित हैं, जैसे कन्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, फोसिल नेशनल पार्क, डायनासोर फोसिल नेशनल पार्क और कुनो नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया और हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया वॉज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क इन 1935। कह रहा है भारत का पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे 1935 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इस स्टेटमेंट में पहला पार्ट बिल्कुल सही है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, लेकिन आखिरी पार्ट गलत है, क्योंकि इसे नेशनल पार्क का स्टेटस 1936 में मिला था, ना कि 1935 में। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 यहाँ पर गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो सेलेक्ट करना होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि सवाल में हमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। अब चलते हैं अगले सवाल पर। भाखरा नंगल डैम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? भाखरा नंगल डैम किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतलज नदी। भाखरा नंगल डैम सतलज नदी के तट पर स्थित है। भाखरा नंगल डैम को जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। भाखरा डैम का निर्माण सतलज नदी पर किया गया है। इस डैम को बनाने का विचार ब्रिटिश जनरल लुइस टेन का था। भाखरा नंगल डैम की ऊंचाई लगभग 207 मीटर है, जिसकी वजह से ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। एशिया का सबसे ऊंचा डैम है टेहरी डैम, जिसकी ऊंचाई लगभग 261 मीटर है और ये उत्तराखंड में स्थित है। भाखरा डैम का गोविंद सागर रिजर्वर लगभग 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी संग्रह कर सकता है। जल संचय की दृष्टि से मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर डैम के बाद गोविंद सागर रिजर्वर भारत का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्वर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन असम? निम्नलिखित में से कौन सी झील असम में स्थित है? इसका राइट आंसर है चापानाला लेक। चापानाला लेक असम में स्थित है। बाकी ऑप्शंस में से कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में स्थित है, हमीरसर लेक गुजरात में स्थित है, साला लेक, जिसे पैराडाइज लेक भी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। असम की प्रमुख झीलों में से चांडूबी लेक, चापानाला लेक और हाफलोंग लेक महत्वपूर्ण है। चापानाला लेक नौगांव शहर से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी के साथ भारत के अन्य इंपॉर्टेंट लेक्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। भारत और एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक, जो जम्मू कश्मीर के बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी ब्राकिश वाटर लेक है उड़ीसा की छिल्का लेक। भारत की सबसे ऊंची झील है सिक्किम का चोलामू लेक। भारत की सबसे लंबी झील है केरल का वेम्बनाड लेक। और भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है मध्य प्रदेश का अपर लेक। तो चलते हैं अगले सवाल पर। Which pass in Himachal Pradesh is known as the gateway to Lahaul, Spiti and Leh valleys and is considered one of the most spectacular tourist places in Kullu region? हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा लाहौल, स्पीति और लेह घाटियों का प्रवेश द्वार माना जाता है और कुल्लू क्षेत्र के सबसे दर्शनीय पर्यटन स्थलों में से एक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोहतांग पास। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 3,980 मीटर है। ये पीर पंजल रेंज के पूरब में स्थित है और मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर है। रोहतांग पास लाहौल, स्पीति और ले जाने का मुख्य गेटवे माना जाता है। हमारे चैनल के इंडियन जियोग्राफी वाले वीडियो सीरीज में हमने इंडिया के सभी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, पासेस, वैलीज और प्लेट्यूज को काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हम इन वीडियोस के ज़रिए इंडियन जियोग्राफी के सभी चैप्टर्स को क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कवर कर रहे हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही, साथ ही आपको कंप्लीट रिवीजन भी करने को मिलेगा। इस तरह के सुपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। द सिटी ऑफ विजयवाड़ा इन आंध्र प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब है कृष्णा नदी। विजयवाड़ा शहर कृष्णा रिवर के किनारे स्थित है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विजयवाड़ा का अर्थ होता है विजय का स्थल। इसे बेजावाड़ा भी कहा जाता है।
विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित है, जो देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में से एक है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट माउंटेन? निम्नलिखित में से व्हाइट माउंटेन या श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है धौलागिरी। धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन भी कहा जाता है। धौलागिरी शब्द संस्कृत के धवलागिरी से निकला है, जिसका मतलब होता है सुंदर सफेद पहाड़। ये दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई है 8167 मीटर। धौलागिरी नेपाल में स्थित है और ये धौलागिरी हिमालय माउंटेन रेंज का हिस्सा है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। वेयर इज इंडियाज बिगेस्ट रेल इंजन फैक्ट्री लोकेटेड? भारत की सबसे बड़ी रेल इंजन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वेस्ट बंगाल के आसनसोल में स्थित है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स भारत का एक प्रमुख इलेक्ट्रिक लोको मैन्युफैक्चरर है और 1950 से सीएलडब्ल्यू की प्रोडक्शन चालू हुई थी। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का नाम देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रमुख फ्रीडम फाइटर हैं और सुभाष चंद्र बोस के मेंटर भी हुआ करते थे। इंडियन रेलवेज के अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या आईसीएफ, जो तमिलनाडु के पेरम्बूर में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर के यलहंका में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में हुआ था। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला में स्थित है और 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है, जो एलएचबी कोचेस बनाती है, जो बेहतर सुरक्षा और कंफर्ट देती है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। अगला सवाल है, टाटा एयरलाइंस वाज ओरिजिनली लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? टाटा एयरलाइंस की शुरुआत मूल रूप से किस वर्ष में की गई थी? इसका आंसर है 1932। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत 1932 में हुई थी। 1935 में टाटा एयरलाइंस ने मुंबई तिरुवनंतपुरम रूट पर अपनी पहली सेवा शुरू की। 1937 में एयरलाइन की सेवा मुंबई दिल्ली रूट तक बढ़ा दी गई। 1946 में टाटा एयरलाइंस को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलकर इसका नाम एयर इंडिया लिमिटेड रखा गया था। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया और इसे डोमेस्टिक एयरलाइन और इंटरनेशनल कैरियर में बांटा गया। भारत में एयरवेज की शुरुआत 1911 से हुई थी। अगला सवाल है, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज दिल्ली गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 69th अमेंडमेंट। 1991 के 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली को स्पेशल स्टेटस प्राप्त हुआ और इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया। इस कानून के बाद दिल्ली के लिए विधानसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। आर्टिकल 239 ए के माध्यम से दिल्ली को यूनियन टेरिटरी के रूप में विशेष दर्जा दिया गया। इस चीज़ को हमने अपनी हर स्टेट के सीएम एंड गवर्नर वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें हमने हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बेसिक डिटेल्स को कवर करते हुए आपके लिए एक क्विक रिवीजन वाला वीडियो तैयार किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 1500 स्टैटिक जीके एमसीक्यूज का सेट 1। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।